चलें आंसर राइटिंग शुरू करें हम लोग। तो आंसर राइटिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक हमने देखा, सबसे बड़ी बात हमने देखा कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो एक सिस्टम आपको मैंने बनाने के लिए बोला था, बड़ा सिंपल सा सिस्टम मैंने बताने के लिए बोला था कि किसी भी एक सब्जेक्ट को, अभी मैंने एक दो दिन पहले एक ऑनलाइन क्लास ली थी, थोड़ा सा वहां पे उसको मैं ब्रीफ कर दूं फिर मैं आगे आता हूं। तो मैंने जब उस आंसर राइटिंग क्लास में कुछ चीजें आपको मैंने जो है शेयर की थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जब हम कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट, मान लो हम हिस्ट्री की बात करते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी हम एक ले लें, तो हम लोग से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, और ये गलती हम पूरे साल भर करते रहते हैं और हमें कोई नहीं बताता है। वो गलती ये होती है कि हम इसमें अपनी पैसिव लर्निंग को अपना कोर लर्निंग मान लेते हैं। ये हमारा फंडामेंटल नेचर है कि हम पैसिव लर्निंग के साथ काम करते हैं। पैसिव लर्निंग मतलब जैसे आप अभी बैठे हुए हैं, टीचर यहां पे, मैं खड़ा हूं, मैं एक्टिवली बात कर रहा हूं, लेकिन आप एक्टिवली उसको नहीं सुन रहे हैं। आपका हाथ आपके गाल पे है, कुछ लोग का दिमाग कहीं और है, शरीर केवल यहां पर है। तो दिस इज नोन एज पैसिव। पैसिव स्टडी कोई भी चीज, ये कोई भी कर सकता है। अगर मैं भी बैठूंगा तो मैं पैसिव स्टडी करूंगा। सो एक लाइन मैंने वहां बोली थी, और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी, और मैंने ऑनलाइन के सारे बच्चों को बोला था कि उसको लिख लो, अपने वहां चिपका लो, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, आपके लिए भी लिख देता हूं, आपका मन करे तो इसको समझ लेना। और ये मूल मंत्र है तुम्हारे यूपीएससी का। यूपीएससी बाकी एग्जाम से बिल्कुल अलग है। यूपीएससी में कुछ ऐसी हिडन चीजें होती हैं जो बाकी एग्जाम से उसको अलग कर देती हैं। जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे, ये महामंत्र है तुम्हारे लिए, यूपीएससी का कोर है, तब तक इवॉल्व नहीं होगे। इवॉल्व का मतलब होता है ग्रोथ करना, अपनी उन्नति करना। तो जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे, इन्वॉल्व मतलब घुस जाना, उसके साथ संबंध में आ जाना, उसके साथ एक इंटरेक्शन करना, जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक इवॉल्व नहीं होगे। यही यूपीएससी इज इक्वल टू यूपीएससी। ओजांग बाबा ने कहा है, याद रखो इसको, ठीक है। ये मैं, मेरे बहुत से बच्चों ने मुझे पोस्टर वोस्टर बना के भेज दिया, ये मैंने कहा जहां पढ़ते हो वहां लिख लो। ये बहुत गहरा शब्द है, इसका जितना चिंतन करोगे समझ में आएगा। ये बताता है कि यूपीएससी बुक्स में है ही नहीं है, बहुत कम है। वो जिन इतिहास की किताबों को, नोट्स को, ठीक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है, इन्वॉल्व किसके साथ होते हैं, ये शब्द ही सब, इन्वॉल्व किसके साथ होते हैं, जिससे हमें प्यार होता है, जिसकी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, जिसकी बातें अच्छी लगती हैं, जो मेरे इंटरेस्ट का हो, जो मेरे काम का हो, जो मेरे हित का हो, हम उसी के साथ तो इन्वॉल्व होते हैं। वो चाहे दोस्ती हो, रिलेशनशिप हो, घर में कोई चीज हो, इन्वॉल्व हो गए, पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी हो। तो इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है साझेदारी, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है इंट्रैक्शन, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है हित साझा करना, तभी तो आप इन्वॉल्व होते हैं। तो जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक इवॉल्व नहीं होगे, याद रखना उसको। तो जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक इवॉल्व नहीं होगे। और हम जब शुरुआत करते हैं किसी भी स्टडी की, तो हम इन्वॉल्व नहीं हो पाते, हम पैसिव लर्निंग करते हैं। पैसिव मतलब चल रहा है, हमसे क्या लेना देना। तो कोर्स शुरू होता है, कोर्स खत्म हो जाता है, ज्योग्राफी शुरू, ज्योग्राफी खत्म, हिस्ट्री शुरू, हिस्ट्री खत्म, हम इन्वॉल्व नहीं हो पाते। इन्वॉल्व के लिए हमें लगना पड़ेगा, क्लास में आना पड़ेगा। हम क्यों पढ़ रहे हैं हर समय खुद से पूछना पड़ेगा, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पर्पस है, क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है, ग्रहों के बारे में, तारों के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता हमसे खुदवाई जा रही है। तो जब तक वो इन्वॉल्वमेंट तुम्हें नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें कुछ नहीं पता चलने वाला। और जिस दिन इन्वॉल्वमेंट हो गई उस दिन इवॉल्व हो जाओगे। इन्वॉल्वमेंट बहुत गहरा शब्द होता है। आप अपनी लाइफ का कोई इंसिडेंट उठा के देख सकते हो, जब आप किसी व्यक्ति के साथ, किसी रिलेशनशिप के साथ, किसी चीज के साथ, कोई गेम, हॉबी, आप जब इन्वॉल्व हुए होगे आप इवॉल्व हो गए होगे। आप करके देखना, किसी को अच्छी ड्राइंग आती है, कोई अच्छी कविताएं लिखता है, हर कोई नहीं लिख सकता। हमारी क्लास में कितने बच्चों ने टाइम टाइम पे अपना इस कला का प्रदर्शन किया। किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी की कोई और हॉबी है। तो लेकिन हॉबी जो शब्द है, जो यूपीएससी में डैफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, वो होता है आप इन्वॉल्व करते हैं। हॉबी अपने आप मिल ही नहीं सकती। किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है,
कोई समाज सेवा में है, कोई कुछ भी अपना अच्छा कर, कोई टेक्नोक्रेट है, तो कब हुआ? जब आप इन्वॉल्व हुए। इन्वॉल्व का मतलब ही पर्सनल होता है, आपको कोई किसी को बता नहीं सकता इसको। तो आप लोगों ने समय समय पर आपने देखा, आपने कई अच्छे कार्ड बनाए, अपने टीचर्स को गिफ्ट किया, बहुत लोगों को नहीं आता, आपको आता है, लेकिन वो उसी को आता है जो उसके साथ इन्वॉल्व हुआ। तो इन्वॉल्व हुआ तो सब लोगों ने कहा अरे वाह क्या कार्ड बनाया है, वाह क्या ड्राइंग बनाई है, वाह क्या जो है वो कविता लिखी है, तारीफ आपको मिली। क्यों मिली? क्योंकि आप इवॉल्व हो गए। तो जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक इवॉल्व नहीं होगे। अब प्रॉब्लम क्या मैंने देखी अपने स्टूडेंट के साथ या इतने हजारों बच्चों को पढ़ाने के बाद, कि हम 3 स्टेज में अपनी पढ़ाई करते हैं। मान लो हम यहां सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो हम इन्वॉल्व ही नहीं हो पाते, सिलेबस खत्म हो जाता है। हम पूछते हैं साहब सिलेबस कब तक खत्म कर देंगे? हम हर कोचिंग में हर बच्चा ही क्वेश्चन पूछता है, चलो भाई टीचर ने सिलेबस शुरू किया, हाँ चलिए भाई आज सूर्य चंद्रमा तारे, और आपके दिमाग में चलता है मुझे नोट डाउन करना है। कई लोग तो एक आध सब्जेक्ट के बाद ये भी तकलीफ छोड़ देते हैं, बोले पीडीएफ दोगे कि नहीं दोगे? यही होता है, ये चर्चा होती है, हर तरफ पीडीएफ पीडीएफ मांगा जा रहा है। बोले सर लिखें या पीडीएफ दे देंगे? तो वो फिर पीडीएफ लेके घूम, वो लिखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो वो क्या हो रहा है कि वो इसको बोलते हैं पैसिव स्टडीज। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप जिस आर्ट को सीखने जा रहे हैं वो बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट के हो ही नहीं सकता है। एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट आपके बिना होगा ही नहीं। मैं लाख आपको ब्रह्म ज्ञान दे दूं आंसर राइटिंग का, आंसर में जब राइटिंग वर्ड आ गया तो राइटिंग केवल और केवल तुम्हारी है। हाथ तुम्हारा, दिमाग तुम्हारा, शरीर तुम्हारा। तो कई लोग आंसर राइटिंग को समझ रहे कि साहब इमला लिखवाएंगे, बोलेंगे चलिए सिंधु घाटी सभ्यता पर टिप्पणी करें, और खुद ही टिप्पणी करके बता देंगे। उसको आंसर राइटिंग नहीं कहते हैं, वही नोट्स का एक और फॉर्मेट है। तो आंसर राइटिंग क्लास में जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे, जब तक आप पेन नहीं उठाओगे, तब तक कोई काम नहीं होने वाला। चाहे आप 10 क्लासेस ज्वाइन कर लो, आपको लिखना पड़ेगा। तो पहली बात तो मैं ये मिथ तोड़ना चाहता हूं कि आंसर राइटिंग में जो राइटिंग शब्द है वो आपका है। आंसर की गाइडेंस मेरी हो सकती है, लेकिन राइटिंग आपकी पर्सनल है। तो जब तक ये पेन नहीं उठाओगे तब तक इवॉल्व नहीं हो सकते। और आंसर राइटिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है कि किसी खास क्वेश्चन का खास आंसर मैं बता दूं और आप, कोई तरीका नहीं है। यूपीएससी मेरे बताए हुए क्वेश्चन को दोहराएगा नहीं, वहां तो हाथ लिखेगा लेकिन दिमाग मथेगा। दिमाग मिक्सी की तरह होता है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट मिला के बनाओ ये कॉन्सेप्ट, आंसर लिखो। सो याद रखना, एक पार्ट तुम्हारा एक पार्ट मेरा है। तो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आप इन्वॉल्व नहीं हुए तो आंसर राइटिंग तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, नेवर। अब जैसे कई लोग क्लास में नहीं आए, लेकिन वो चाहते हैं कि वो आईएएस बने, शक्लें याद आती हैं पहले दिन जब मिले, क्या आपका टारगेट 2024 में आईएएस बनना? अरे बनना मतलब चाय हो जो बन जाओगे, मैगी हो जो बन जाओगे? हो कौन तुम भाई आईएएस बनना चाहते हैं? और 10 दिन अटेंडेंस उठा के देख लो, क्लास में नहीं मिलेंगे 10वें दिन, बोर हो जाते हैं, टेस्ट देने नहीं आएंगे। ये कौन कौन से महाभाव जो नहीं जा रहे हैं क्लास से? इतनी हमसे मोहब्बत दिखा रही थी, थोड़ी टेस्ट से दिखा लेते। कितने लोग हैं? हाँ तो मेरे करीब आओ, नजर मिलाओ। हमने पहले कहा था हम टीचर थोड़ा सख्त किस्म के हैं, एक काम करो यहां मेरे पास आकर पढ़ते हम लोग, कुर्सी बैठ के मजा नहीं आएगा। आओ चलो, मैं भी खड़ा तुम भी खड़े, बराबर की बात है ना। आओ चलो आओ आओ आओ, थोड़ा जगह खाली करो भाई, आगे वाली खड़े होने दो। महापुरुष हमेशा खड़े होकर बात करते हैं, हम भी तो देखें। क्लास में रहना है, प्रवचन लेना है तो खड़े खड़े, गुरु खड़ा तो तुम लोग तो मेरे फेवरेट शिष्य हो, है ना। चलिए, तो अभी हमसे क्या गलती होती है, सिलेक्शन क्यों नहीं होता, इस पर बात कर लेते हैं। पैसिव स्टडी की वजह से तो हिस्ट्री खत्म हो जाती, क्वेश्चन नहीं होते हैं, ना ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव। और हमें लगता है कि भाई फलनवा कोचिंग में नहीं हुआ, आप ढिकनवा कोचिंग में चलते हैं, वहां पे हो जाएगा। और हम कोचिंग टू कोचिंग बदलते रहते हैं, साल दर साल बदलता रहता, कुछ नहीं होता उससे। हमें समझना पड़ेगा कि एक सब्जेक्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर आपके एक दिन के टाइम टेबल में, एक स्लॉट के टाइम टेबल में तीनों परसेंटेज नहीं होगा, एक सब्जेक्ट आपका पूरा नहीं होगा।
और मैंने आपको बार बार कहा 30, 20, 50, ये है तुम्हारा 100%। कुर्सीज तुम उठ रहे हो कि हम उठाएं? हाँ, कुर्सीज उठ रहे हो कि हम उठाएं? हम उठाएंगे तकलीफ होगी, आप खुद ही आ जाएं। देखो मेरे बच्चे मेरे बहुत करीब होकर पढ़ते हैं, तभी तो गुरु के पास ज्ञान होता है। आओ कॉपी लेकर आओ, कॉपी लेकर आओ। हाँ, तो 30, 20, 50 क्यों बोला मैंने? 30% ये वो है जो सिलेबस आप पूरा करते हैं। तो क्या होता है उस केस में? उस केस में ऐसा होता है कि ये पैसिव स्टडी का पार्ट होता है, पैसिव स्टडी। तो पैसिव स्टडी के पार्ट में क्या होगा? पैसिव स्टडी के पार्ट में क्या होगा? आप इन्वॉल्व नहीं होगे। तो टीचर पढ़ाता है, टीचर निकल जाता है, तुम्हें समझ में आ गया एक क्लास के सभी बच्चों को नोट्स दिए जाते हैं, टॉपिक पढ़ाया जाता है, बच्चा क्यों नहीं सेलेक्ट होता है आपको पता चल गया होगा, या एटलीस्ट कम से कम चेंज अपने अंदर वो करे। तो वो 30% को अपना सिलेक्शन का बेस मान लेता है, इसीलिए वो फेल हो जाता है। अगर सक्सेस के कुछ रूल होते हैं ना मेरे दोस्त, फेलियर के भी रूल होते हैं, ये बात याद रखना। हमें पूरी इंडस्ट्री में सक्सेस के रूल्स बताए जाते हैं, हमें फेलियर के रूल क्यों नहीं बताए जाते? कि इफ सक्सेस इज अचीवेबल थिंग, फेलियर ऑल्सो, एंड बोथ ड्राइवन बाय द हैबिट्स, बोथ ड्राइवन बाय द हैबिट्स। भाई मेरे, अगर सक्सेस एक आदत है तो फेलियर भी एक आदत है, मान के देखो। जैसे मान लो यही लोग हैं, तो इस क्लास में हमारी वो बच्ची, मैंने उसको देखा इस बार टॉप किया उसने, पहली बात तो जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि वो बच्ची खास है। मैंने पहले भी कहा है, मेरा हर बच्चा जो स्ट्रगल करना जानता है मेरे लिए खास है। मुझे तुम्हारे टॉप आने बॉटम आने मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस केवल योद्धा चाहिए और कुछ नहीं। तलवार है जिसकी बंधी हो और हमेशा वो लड़ने के लिए तैयार हो, मेरा फेवरेट है वो। जो बस ये कहते कि गुरुजी कुछ भी हो जाए हार नहीं मानेंगे, बस वो इस माइंडसेट का, उसको तो पकड़ के हम लेके चलेंगे, टेंशन ना लो। देखो कितना शानदार काम किया इस बच्ची ने, और इसकी स्ट्रगल तुम देखो। मुझे मेरा एक एक बच्चा याद रहता है, वो जो काम कर रहा होता है। तो बेटा बहुत बहुत बधाई हो, हमारे सेकंड रैंक देखो क्या शानदार निकाला है, हमारे थर्ड रैंक क्या दोनों एक साथ बैठे हुए हैं आज। तो ये होता है कंसिस्टेंसी। याद है 3P मॉडल बताया था, परसिस्टेंस, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। यहां एक बार में कोई जीत गया कोई बात नहीं है, जो लगा रहेगा उसको रास्ता मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मेरा मौका आएगा, ये बात याद रखना। तो जो तैयार है वो मौके पे चौका मार देगा, खत्म। आप मौके का इंतजार मत करिए। तो अब हम बात कर रहे हैं वहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पैसिव स्टडी को अपने सक्सेस का बेस मान लेते हैं, इसीलिए हम गलत हो जाते हैं। मैंने बहुत दिमाग लगा, क्या बात है इतने अच्छे से पढ़ाओ फिर भी नहीं बच्चे को समझ में आता। तो वो रिसर्च ये मेरी है कि ये एक्चुअली कोई भी सब्जेक्ट 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 30, 20 और 50। तो मैंने आंसर राइटिंग को 50% क्यों दिया? आंसर राइटिंग को 50% क्यों दिया? एक उत्तर लिखने में ना आपकी इतनी स्किल्स यूज हो जाती हैं जिसका आपको अंदाजा नहीं है। एक आंसर लिखने में बताता हूं क्यों मैंने 50% आंसर राइटिंग को दिया और 30% सिलेबस को। क्योंकि पैसे मतलब आप सोए हुए हो यार। माइंडसेट क्या होता है स्कूल के? माइंडसेट क्या होता है? अरे बाद में पढ़ लेंगे, अभी नोट डाउन कर लें, यही है ना। वो कहां इतनी जल्दी छूटेगी। 50% मैंने इसका वेटेज क्यों दिया, ये मुझसे पूछो तो कि सर आंसर राइटिंग को, उत्तर लेखन को आपने 50% क्यों नाम दिया? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सभी टॉपर से बात करने की बात कह रहा हूं। भाई साहब ये आपकी सारी कॉग्निटिव स्किल्स को यूज कर लेता है, सारी कॉग्निटिव स्किल्स। कैसे? ये जरा देखो, एक आंसर लिखना है किसके अगेंस्ट? एक क्वेश्चन के अगेंस्ट। क्वेश्चन तुमसे प्रश्न जैसे पूछा तुम्हारा फियर फैक्टर जागरूक हो गया। जैसे क्वेश्चन मेरे सामने आया पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव होती है। मैं तुम्हारे ह्यूमन बिहेवियर के बाद, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, हार्ट बीट बढ़ जाती है, एक हार्मोन फ्लो होता है, आप जाके सब कुछ सत्यापित करो इंटरनेट पे, एड्रेनलिन फ्लो। और जैसे ही वो फ्लो शुरू होता है आपको देखो यहां पेट में कुछ बटरफ्लाई सी होने लगती है, स्वेटिंग होगी, हार्ट बीट तेज होगा, एपिडर्मिस में ब्लड फ्लो चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन का मतलब ही होता है फियर। तो पहला ही क्या होता है, जैसे ही आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव होती है 50% ब्रेन फंक्शन अपने आप डाउन हो गया। यानी जैसे बाली के सामने कोई जाता था तो 50% शक्ति क्या हो जाती थी,
वो सोख लेता था। तो सेम यही है, क्वेश्चन के सामने जाते ही तुम्हारे बुद्धि का 50% हिस्सा विलुप्त हो गया, पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव हो गया। अब चलो, अब बची तुम्हारे पास ताकत कितनी? 50%। अब आंसर राइटिंग कैसे होती है? क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद, और ऐसा भी नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, हर दूसरा क्वेश्चन अपना एक अलग टेम्परामेंट रखता है। पेपर 1 देख लो, पेपर 2 देख लो, 3 देख लो, 4 देख लो। अब इसके बाद जैसे हम आंसर राइटिंग में आते हैं, हमें कौन कौन सी स्किल की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले रीस्ट्रक्चरिंग। जो आज बात बताने जा रहा हूं तुमसे, अभी तक किसी ने यूनिवर्सिटीज में भी कभी डिस्कस नहीं किया होगा। रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, जब हम छोटे बच्चे थे और जब हमें पहली बार जिंदगी में कोई चीज सिखाई जाती थी स्कूलों में, अगर आपने देखा होगा जो किंडर गार्डन्स होते हैं, केजी होता है, आपने देखा होगा टीचर ढेर सारे कलर सामने बॉक्सेस रख देते हैं और वो उसको सेट करने के लिए, पजल सेट करने के लिए बोला जाता है कि सही क्रम लगाओ। बच्चे को ऐसे सिखाया जाता होगा, आपके घर में भी होगा या आपने भी ऐसे सीखा होगा। तो रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है पैटर्न एनालिसिस। यानी जो भी आपके दिमाग में विचार है, आपके दिमाग के विचार अलमारी में तो नहीं रखे ना, कि आपके दिमाग में किसी के अंदर अलमारियां हैं कि हिस्ट्री का विचार एक जगह है किसी के दिमाग में? ज्योग्राफी वाला विचार अलमारी आपकी अलग है और पॉलिटी वाली अलमारी अलग है। सब कुछ तो कैसे है? एक बुक आई है एसेंशियलिज्म, उसका कवर पेज ही ऐसे बना हुआ है कि हमारा जो दिमाग होता है वो ऐसे थॉट्स को रखता है। लो रखो, पहचानो तुम्हारा वाला कौन है। तो अब क्या हुआ? रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है जो विचार, जो क्वेश्चन तुमसे मांग रहा है, पहले तुम क्या करते हो? उस इंटेंजिबल विचार किस रूप में होते हैं? अमूर्त रूप में। आप उसको कैसे पहचानते हो? मान लो तुमसे हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, तो तुम उसकी पिक्चर को अरेंज करते हो कि नहीं करते हो? तो आप उसको रीस्ट्रक्चर करते हो। तो आपने पहला काम किया रीस्ट्रक्चर करने का, यानी कौन सी विचार कहां आएगा। ऐसे लिखते हो सभ्यता सिंधु की घाटी, क्यों? सारे शब्द सही हैं। तुम कैसे लिखते हो? सिंधु घाटी सभ्यता, क्यों? वाई? रीस्ट्रक्चर किया ना तुमने। तुमने देखा कि की किसके साथ लगेगा, सिविलाइजेशन किसके साथ लगेगा, कुछ भी रख देते हो, सिविलाइजेशन, इंडस वैली, ऐसे रखते हो? नहीं। तो क्या करते हैं? इसको बोलते हैं थॉट्स का रीस्ट्रक्चरिंग, पहला काम। तो ये कॉग्निटिव स्किल होती है, ये हमारे दिमाग की विचार शक्ति होती है। रीथिंकिंग। अब कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी में खास तौर पे यूनिवर्सिटी एग्जाम से इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि इसमें ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वो तुम्हें सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। तुम्हें क्या कर रहा है? सर दरवाजा खोलो लबासना का, वो तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। तो कंपटीशन का यही फंडामेंटल होता है, जो सर्वोच्च होगा, जो सबसे योग्य होगा, वो चुना जाएगा। तो वहां पर क्या होगा? जो इंफॉर्मेशन तुम इस क्वेश्चन के अगेंस्ट देना चाहते हो वो कंप्लीट नहीं होगी जो तुम्हारे पास है। तो तुम्हें कुछ उसमें ट्विस्ट होगा। मान लो गांधी के ऊपर कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछते पूछते गांधी के अंबेडकर से तुलना पूछ ली, आया हुआ क्वेश्चन। या गांधी को वर्तमान समय में, वर्तमान जब रूस यूक्रेन आईआर में क्वेश्चन पूछ लिया कि रूस यूक्रेन में अगर गांधी जी होते तो मध्यस्थता किस रूप में करते। अब गांधी जी तो है नहीं और रशिया यूक्रेन का वॉर अभी चल रहा है, 3 साल होने को है। तो गांधी जी अभी क्या करते? यू नीड रीथिंकिंग, कि गांधी जी अगर आज होते तो क्या वो पुतिन के साथ बात करने जाते, या जेलेंस्की के साथ बात करने जाते, या भारत से कहते तुम किसी तरह से बात ना करो, या भारत से कोई मिशन भेजा जाता। कैसे रीथिंकिंग करते? जो उन्होंने उस समय किया था, चाहे गोलमेज सम्मेलन किया हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की हो, अनशन पे बैठ गए हो। क्या गांधी जी के अनशन पे बैठने से पुतिन को कोई फर्क पड़ने वाला है? तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई भी सिचुएशन अवेलेबल नहीं है, आप सिर्फ क्या करोगे? री थिंकिंग करोगे। और जब आप ये रिंग थिंकिंग करते हो तो री थिंकिंग के अंदर एक और पाता है, री इमेजिनेशन। री इमेजिनेशन थिंकिंग कैसे करोगे? आप देखोगे कि गांधी जी ने क्या क्या किया होगा, आपके टीचर ने आपको जो पढ़ाया होगा। दांडी यात्रा पे निकल गए, अनशन, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, गोलमेज कॉन्फ्रेंस पे चले गए। गांधी जी जाते कहां? तो अब आप क्या करोगे? री इमेजिनेशन करोगे, पुनर्कल्पना करोगे। ठीक है, यहां हो गया। इसके बाद इस दौरान क्या होगा? ढेर सारे थॉट्स पैदा होंगे। अब जैसे गांधी जी ने क्या क्या आंदोलन किए होंगे। अच्छा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, दांडी मार्च हुआ था, चंपारण हुआ, खेड़ा हुआ, अहमदाबाद हुआ, गांधी जी यहां इन्वॉल्व थे। तो अब आप क्या करोगे? ढेर सारी लिस्ट अपने दिमाग में कर रहे होगे कि नहीं कर रहे होगे? बेसिक ऐसे कर रहे होगे। फिर ये सोचोगे इस सिचुएशन में, रूस यूक्रेन वॉर में, वो थॉट्स कहां पे यूज होंगे।
तो क्या होगा? रीअरेंजमेंट। सारे तो लिख नहीं पाओगे। मान लो दांडी यात्रा, अब मान लो तुम्हारे दिमाग में आ गया इमेजिनेशन दांडी यात्रा, अब दांडी यात्रा को कैसे करोगे भाई? गांधी जी लेके थोड़े यूक्रेन तक नमक लेके निकल जाएंगे, और नमक कानून तोड़ देंगे तो फिर पुतिन को क्या फर्क पड़ने वाला उससे? कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप करोगे नहीं, ये वाला थॉट नहीं काम करने वाला। तो फिर क्या हो सकता है? पीस के लिए वो क्या बात करेंगे? वो दोनों देशों में जाकर समझाएंगे या कुछ करेंगे, तो आप करोगे रीअरेंजमेंट। ठीक है, जब रीअरेंजमेंट हो जाएगा, मेरे थॉट्स ऐसे ऐसे होने चाहिए, क्योंकि कॉपी में लिख देने के बाद उसे मिटा नहीं सकते तुम, तो उसके बाद क्या करोगे? री राइट। पहले कहां लिखते हो? री राइट क्यों लिखा? पहले लिखते हो कहां? यहां वाले में लिखते हो। कभी भी लिखने का नियम पहला कहां लिखा जाता है? पहले यहां लिखा जाता है। कभी भी लिख के देखना, पहले यहां लिखते हो फिर कॉपी में लिखते हो, इसको बोलते हैं री राइट। री राइट, राइट। फिर जब रीराइट करते हो तो रीराइट का एक पर्पस और होता है। किसके लिए लिख रहे हो? किसको प्रभावित करना चाहते हो? एग्जामिनर को। डर बैठा हुआ ना, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? सेम आपकी वही हालत होती है जिस लड़की को 20 बार रिजेक्ट किया जा चुका और इस बार लड़के वाले आए हैं। अब मेरी बात ज्यादा समझ में आएगी। घर वालों ने डरा रखा है, और नहीं तो उसके सामने बोल दिया गया 35 साल का गंजा लड़का, उससे शादी करा देंगे। और इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अब एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, अब लड़की क्या है? लड़की तश्तरी में समोसा वमोसा जो है ट्रे में लेके आ रही है। अब उसको नहीं पता कि लड़के वाले क्या डिमांड कर देंगे। पिछली बार वाले ने कहा था गाना गा के सुनाओ, इस बार हो सकता है कह दे डांस करके दिखाओ। हम देखना चाहते हैं लड़की लंगड़ी है कि नहीं। बात होती है कि नहीं होती है? गलत है ये हालांकि, लेकिन ऐसा होता है। तो आपकी हालत बिल्कुल वैसे ही है। आप सारे के सारे वो लड़की हो जिसका मुंह देखने के लिए लोग आए, और मुंह दिखाई में कौन वर है? वो एग्जामिनर। बिल्कुल। तो उस कभी ये सिचुएशन से कोई गुजरा है, या किसी घर में कोई गुजरा है? किसी की दीदी बुआ चाची है? कैसा माहौल होता है? बड़ा टेंशन वाला होता है ना, क्या मांग लेंगे, क्या खोल देंगे मुंह, क्या बोल देंगे, दहेज कितना बोल देंगे, होता है कि नहीं होता है? या किसी की बहन के या घर में किसी की जो फीमेल की अगर इस तरह से रिश्ता हुआ, आपकी हालत बिल्कुल वैसे ही है। आपकी हालत बिल्कुल वैसे ही है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी इस रीराइटिंग से आपको उसको इन्फ्लुएंस करना है। नहीं तो बेचारी लड़की तो समोसा वमोसा लेके आ ही रही है, लेकिन पता नहीं लड़के को जो है कपड़े पहने उसका कलर नहीं अच्छा लगा, लड़की का रंग अच्छा नहीं लगा, बातचीत अच्छी नहीं लगी, पता लड़के को अच्छी लगी, लड़की की मां को नहीं अच्छी लगी, बड़ा टेंशन होता है उसमें। सेम सिचुएशन आपकी है। तो यहां पर क्या होगा? रीराइटिंग के बाद आता है री इन्फ्लुएंसिंग। अब मैंने री क्यों वर्ड यूज किया? पहले किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? खुद को। तो लड़की पहले क्या करती है? आईने में अपना चेहरा देखती है कि नहीं देखती है? सब पल्लू वल्लू ठीक ठाक किया, हाँ सब सही है, माँ आके चेक करती है, घर के लोग चेक करते हैं कि नहीं, हाँ बेटा सब ठीक है। ऐसे ही होता है। फिर भेजा जाता है समोसा, किसी ने पहले टेस्ट किया कि छगन हलवाई ने सही बनाया कि नहीं बनाया। ऐसे ही होता है ना। तो आप क्या करोगे? री इन्फ्लुएंस करोगे, उसको आप इन्फ्लुएंस करोगे कि हाँ साहब जो मैंने सोचा है, जो मैंने लिखा है, उससे आप इन्फ्लुएंस हो जाइए। अब ये जो सारे फंक्शन होते हैं ये एक साथ पैरेलल करने होते हैं। It's all happened within a 7 minutes, केवल 7 मिनट्स में। एंड दैट्स वाई ये आपके कॉग्निटिव सिस्टम को निचोड़ लेता है। कंप्लीटली कॉग्निटिव सिस्टम, जो ब्रेन का सिस्टम होता है, जो हमारी विचार चेतना जिसे कहते हैं, ये पूरी की पूरी चेतना का अर्क है। ये समझ में आया क्यों मैंने कहा कि ये जो है वो 50% तुम्हारा सिलेक्शन तय कर। इसमें आप पैसिव स्टडी कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब कुछ कहां हो रहा है? ये 250 ग्राम में चल रहा है। यहां मैं जा ही नहीं सकता, मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता बता सकता हूं कि ये करोगे तो होगा। अब इतने फैक्टर्स हैं हमारे पास रीस्ट्रक्चरिंग। पहले तो क्वेश्चन में 50% तुम खत्म हो गए हो। अभी तुम्हें मैं ट्रेलर दूंगा हल्का सा, ठीक है? अभी ट्रेलर देने जा रहा हूं कि जिसको तुम यूपीएससी का क्वेश्चन समझ रहे हो वो एक है ही नहीं है, वो दशानन की तरह है। 10 सर हैं उसके, कौन वाला हंस रहा है पता ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल अभी तुम्हारे सामने आने जा रहा है। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि खाली कुछ कीवर्ड्स को जगह चेंज कर दो, क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है।
पेपर वाइज चेंज कर दो क्वेश्चन का मतलब बदल जाएगा। तो रीस्ट्रक्चरिंग, रीथिंकिंग, रीइमेजिनेशन, रीअरेंजमेंट, रीराइटिंग, रीइन्फ्लुएंसिंग, तब जाकर एक क्वेश्चन आप डिलीवर करते हो। और ये सब कुछ एक डब्बे में पैक होकर आता है। इस डब्बे को बोलते हैं टाइम एंड वर्ड लिमिट। टाइम एंड वर्ड लिमिट, बहस नहीं सकते, बहस नहीं सकते। समय भी सीमित है और शब्द भी सीमित है। यानी नेक्टर बेसिस पे राइटिंग करनी है, बिल्कुल निचोड़ के जो बात, कंजूसों की तरह तुम्हें अपने शब्द इस्तेमाल करने हैं। यानी तुम्हें आर्ट आनी चाहिए। ये सारी चीजें जब एक साथ होती हैं तब एक आंसर प्रिपेयर होता है। अब समझ में आया क्यों मैंने 50% कहा था? तो ये आपकी इन्वॉल्वमेंट का है, और आप टीचर की इन्वॉल्वमेंट को अपनी सक्सेस का बेस मान लेते हो कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, समझा रहा है, और आपको लग रहा है उससे आपका आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा। वो कर रहा है, आप केवल उसको सुन रहे हो और बहुत अधिक कर रहे हो। गुरुकुल में तो ये मार पिटाई हो जाती है, स्मार्ट नोट्स यूज करने पड़ते हैं। इसको बोलो थोड़ा स्लो करें स्पीकर को। तो मार पिटाई हो जाती है, तो चलो भाई थोड़ा बहुत स्मार्ट नोट्स होते हैं, डांट वाट पड़ती रहती है, बाकी जगह तो कोई नहीं पूछने जा रहा है। तो ये कंप्लीट पैसिव स्टडी है। क्लास शुरू, क्लास खत्म, अगले बंदे को पता भी नहीं कि धरती घूम चुकी है। क्लियर? इसीलिए ये विद्या ऐसी है जो एक दो अटेम्प्ट खराब होने के बाद सीखी जाती है, क्योंकि उसमें दिल पे चोट लग जाती है। तो दिल पे चोट लगेगी तभी बात बनेगी। चलें हम आगे चलें। ये समझ में आया व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? सो इन्वॉल्व योरसेल्फ। ये मैं सिर्फ आपको रास्ता बता सकता हूं। और आप, कई लोग आंसर राइटिंग क्लास मैंने मुखर्जी ने पता किया, तो टीचर वहां क्या कर रहा है, कुछ मॉडल आंसर दे दे रहा है, बच्चा उसी में खुश है कि इसको रट लेंगे आईएएस बन जाएंगे। उसको ये री 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 वर्ड ही नहीं पता है। ठीक है? तो ये हिंदी में हम कुछ और ही बोल रहे हैं, कारे सीख जा। ठीक है, नहीं सीख रहा है। तो ये बड़ा ध्यान से आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, तो अब शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन के कितने फॉर्मेट हो सकते हैं? ठीक है, अब दशानंद से थोड़ा मुलाकात करते हैं। वो कौन है जो 50% तुम्हारी एनर्जी खींच ले जाएगा? ठीक है, मिले? चले, अब देखें कि यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आइए, तो मेरे हिसाब से कुल 6 मेजर और 2 माइनर स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप इनको पहचानने में डिले कर गए तो आप सब कुछ बर्बाद कर बैठेंगे। ठीक है? तो अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आंसर की बात नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये री थिंकिंग, री अरेंजमेंट, री स्ट्रक्चरिंग, री राइटिंग, री इन्फ्लुएंसिंग मुझे करना किसके लिए है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले लिखिए कि 6 बेसिक, जो मेजर मैंने जो देखा है यूपीएससी में, इतनी कैटेगरीज के क्वेश्चन होते हैं, और अगर आप एक या दो रीडिंग में इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, पूरी गारंटी है कि आप अपना आंसर खराब कर लेंगे। क्लियर? तो चलो लिखो, 6 बेसिक क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स होते हैं। शुरू करें। पहला क्वेश्चन जो होता है यूपीएससी में, जो देखा गया है मेजॉरिटी, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस टाइप का क्वेश्चन है। तो जो नंबर मैंने दिया इसको कोड बना लो, 1 2 3 4 5 6। आज के बाद क्वेश्चन पढ़ते ही कोड मार देना उसके ऊपर। पहला जो क्वेश्चन होता है, जो पहली कैटेगरी होती है, उसको बोलते हैं कैटेगोरिकल, यानी कि श्रेणीगत या वर्गीकृत प्रश्न। वर्गीकृत पर, क्योंकि आंसर आपको इसके हिसाब से डिलीवर करना है। तो श्रेणी क्या होती है? क्लास, वर्गीकरण, स्ट्रक्चरल, कैटेगरी होती है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस वर्ड यूज करते हैं, हम श्रेणी बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं? एनीथिंग, एनी ऑर्डर्स। तो श्रेणी का मतलब होता है किसी क्रम में होने वाली घटना। तो क्वेश्चन में जो आंसर डिलीवर करना है, जैसे मान लो तुम्हारे सामने 3 है, अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, यूएस, अमेरिका, इंडिया। तो ये क्या है? इनके ऑर्डर्स हैं कि मुझे पहले किसके बारे में बात करना है। यूएस के बारे में बात करेंगे, ब्रिटेन के बारे में बात करेंगे, या भारत के बारे में बात करेंगे। थर्ड वर्ल्ड नेशंस के बारे में पहले बात करेंगे, या फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस के पहले बारे में बात करेंगे। सो इसमें इस तरह के प्रश्नों में जब हम कोई डिस्कशन करते हैं, जब कोई आंसर राइटिंग करते हैं, तो किसी ऑर्डर के अंतर्गत करते हैं। ऑर्डर मतलब किसी क्रम में किया जाता है। ध्यान रहेगा। तो इस तरह के प्रश्नों को बोलते हैं श्रेणीगत प्रश्न।
यानी इसमें वर्गीकरण करना पड़ता है। तो वर्गीकरण क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अब जैसे मान लो इसमें कोई क्वेश्चन आया कि मुझे तीनों देशों के, जो यहां पे आंसर लिखा हुआ है कि अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन, मुझे तीनों के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का तुलनात्मक अध्ययन करना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है, श्रेणीगत स्टडी करनी है। मेरा क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है। अब जरा देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और शायद इससे पहले तुम्हें नहीं बताया गया होगा। छोटा सा एक बात करते हैं। मैंने लिखा यूएस की इंडस्ट्री, ऐसे लिखा हमने, कॉपी में ऐसे लिखते हैं। फिर हमने ब्रिटेन के बारे में लिखा, और फिर ऐसे। अब इसमें क्या होगा, मुझे इस ब्रिटेन की इंडस्ट्री के बारे में लिखने के लिए ढेर सारे वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, प्रोनाउन, सर्वनाम, संज्ञा, जो है विशेषण, इनका लगातार प्रयोग करना पड़ेगा। बिना ग्रामर के तो हो नहीं सकता ना, कि ब्रिटेन में यह उद्योग लंकाशायर में पाया जाता है, ऐसे तो लिखेंगे। अमेरिका में यह उद्योग डेट्रॉइट में पाया जाता है, ऐसे तो लिखूंगा। तो पाया जाता है मैं ब्रिटेन के लिए भी यूज कर रहा हूं, और मैं यूएस के लिए भी यूज कर रहा हूं, मैं जापान के लिए भी यूज कर रहा हूं कि फलाना उद्योग टोक्यो में पाया जाता है। किया? अब पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है, मैंने अगर मैं मान लो कि ये 4 वर्ड है, 4 3 12 12 वर्ड, मैंने एक देश में इंडस्ट्री को डिफाइन करने के लिए मैंने 12 शब्दों का एक्स्ट्रा प्रयोग किया। अगली बार मैंने कहा कि यह रोजगार का 46% हिस्सेदारी रखता है, जापान में यह 42% रखता है, तो रखता है, रखता है, रखता है, मैंने फिर इस्तेमाल किया। आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपका जो टोटल स्पेस है वो खा गए आप। और ये लिखने के लिए आपको इन्वेस्ट क्या करना पड़ा? अपना टाइम, और जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन चूंकि आपने स्ट्रक्चर गलत सिलेक्ट किया था, इस वजह से आपको वो सेंटेंस पूरा करने के लिए आपकी मजबूरी हो गई, आपके हाथ बांध दिए गए कि आपको वो वर्ड्स यूज करने हैं कि ब्रिटेन में इस स्थान पर यह उद्योग पाया जाता है। अब आप फंस गए, और आपने ऐसा करते हुए 80-90 शब्द बर्बाद कर लिए, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं था, जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 थी, इनकी सीमांत उत्पादकता 0 थी। ये नहीं होते तो भी काम चल जाता, बट आपने क्वेश्चन को डिलीवर करते समय आपने स्ट्रक्चर गलत बर्दाश्त कर लिया। अब अगर मैं इसी को यूएस इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल कंपैरिजन, ठीक है, रख लिया, यूएस, ब्रिटेन, जापान मान लो फॉर एग्जांपल, या चाइना, जो भी देश है, प्लेस मान लो डेट्रॉइट, लंकाशायर, बीजिंग, ठीक। नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट, नंबर 3 कौन सा ज्यादा कंपैरेटिवली पढ़ने में किसको अच्छा लगेगा? लास्ट वाला लाइन क्या बताया था? री इन्फ्लुएंसिंग। अब तुम एग्जामिनर, री इन्फ्लुएंसिंग समझने के लिए तुम्हें खुद को एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा कि मेरे सामने ये कॉपी आए तो मैं किसको पसंद करूंगा या करूंगी, क्योंकि तुम भी कॉपी चेक कर रहे हो, तुम्हें पैसा मिल रहा है कॉपी चेक करने का, और सुबह सुबह तुम भी इंसान हो, घर में 4-5 बातें हो चुकी, झगड़ा हो चुका है वाइफ से, हस्बैंड से, अब कॉपी तुम्हें चेक करनी है, तो बड़ा मैटर करता है ये सब चीजें। तो आपको वेल प्रेजेंटेड कॉपी अच्छी लगेगी, या जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े वो अच्छी लगे? लेकिन दोनों में से आंसर किसे लिखना है ये तय कौन करेगा? जब आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का, कोड नंबर 1 का है। इसीलिए मैं इसको कहता हूं आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। ये आर्ट है, ये इतनी जल्दी नहीं मिलती है, दैट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ईयर लॉन्ग प्रैक्टिस चाहिए होता है। अब ये दोनों आंसर सही है अपनी जगह, पर प्रॉब्लम ये है कि ये तुम्हारे वर्ड और टाइम दोनों खा गया, और सब कुछ मैंने क्या कहा लास्ट में, पैकेज क्या है? पैकेज ही टाइम और वर्ड्स का है, खत्म हो गया। ये गया लास्ट में कैलकुलेट करके आप कम से कम 4 क्वेश्चन छोड़ोगे, कम से कम। और 4 क्वेश्चन अगर एक पेपर में छूट गया आपका, तो भूल जाओ इस बार का एग्जाम, अगली फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई करना। आप 40 नंबर या 60 नंबर का रिस्क नहीं ले सकते। आपको अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने होंगे, भले चाहे आप उसमें 4 पॉइंट लिख के आओ, 2 पॉइंट लिख के आओ। 0 अनअटेम्प्ट मतलब 0, कुछ लिख कर आओगे 2 पॉइंट भी सही है, 2 नंबर ही सही, 1.5 नंबर ही सही, बट वो हमेशा 0 से ज्यादा होगा, याद रखना। तो वहां फाइट करनी पड़ती है। तो आप अनअटेम्प्टेड, इसलिए आपकी कॉपी छूट रही क्योंकि आपने स्ट्रक्चर गलत चुन लिया। समझ में आया? तो फर्स्ट कोड तो ये रहा, और ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको डिसाइड कर लेना है कि मेरी डिलीवरी किस फॉर्मेट में होगी।
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। दूसरा होता है बड़ा खतरनाक किस्म का क्वेश्चन है, पिछले कई सालों में सबसे खतरनाक किस्म का क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना। ये सबसे खतरनाक काम होता है क्योंकि इवैल्यूएशन में आपको खुद को इन्वॉल्व करना पड़ता है। आपको सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, आपको अपने तर्क देने पड़ते हैं। ये क्वेश्चन वही लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं जिनकी बौद्धिकता, जिनकी जो सब्जेक्ट पे पकड़ होती है, वही अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर होता है मूल्यांकन करना, क्रिटिकली एसेस करना या अपना व्यू देना। सामान्य भाषा में से प्रॉस एंड कॉन्स कहते हैं। ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। तो चाहे आप सही कहो चाहे गलत कहो, दोनों के तर्क होने चाहिए। अगर बिना आर्गुमेंट के आप किसी बात को सही और गलत कहते हो तो उसको आरोप कहते हैं। जैसे कहा कि साहब इसने 10 रुपए मेरे ले लिए, इसने मेरी कॉपी फाड़ी, इसी ने कल टिप्पा मारा मेरे सर के पीछे से। तो ठीक है, आपने कहा, अब आपने कोई वीडियो बना के दिखा दी कि देखिए इसने ऐसा किया, ठीक है, प्रमाण है, ये एविडेंस है, तो एविडेंस है, सही है, नहीं तो अगला व्यक्ति क्या कहेगा, आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर। तो इवैल्यूएशन में जब आप कोई भी जो है मूल्यांकन पे प्रश्न अपना करते हैं, तो वहां पर आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि आप जो कुछ भी बात कहें उसका आपके पास आर्गुमेंट रेडी होना चाहिए। बिना आर्गुमेंट के अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट दिया तो वो क्या होगा, उसको फॉल्स स्टेटमेंट मान लिया जाता है। और ये क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग की क्या केवल नुकसान है, कृषि एमएसपी बढ़ा दी जानी चाहिए, हाँ हाँ हाँ, वो कह रहे हैं हाँ 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 बढ़ा दी जानी चाहिए। ये मूल्यांकन के प्रश्न है जो आपको चिंतन में डालते हैं। बढ़ा दो, 300 रुपए किलो गेहूं खरीद लोगे, बोला हम खाते नहीं, हम तो चावल खाते हैं, एमएसपी चावल भी बढ़ेगा। फिर एग्रीकल्चर का क्या होगा, एनवायरमेंट का क्या होगा, एमएसपी प्राप्त करने के लिए कितनी पानी और कितने जो है वो फर्टिलाइजर का यूज किया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत क्या सही क्या है, मैं ये कह रहा हूं आर्गुमेंट क्या है। आप एक तरफा नहीं हो सकते। यही ये क्वेश्चन इसीलिए सबसे खतरनाक होते हैं, आपको बहुत गहराई से जाके सोचना पड़ता है। सरकार को अपना सामाजिक कल्याण का पैसा बढ़ा देना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी का एक्सपेंस बढ़ा देना चाहिए, ताकि भारत के गरीबों को जल्दी जल्दी गरीबी से रहकर बाहर निकाल ले। टैक्स पेयर का पैसा और भी तो कहीं लगना चाहिए, जो आपको टैक्स दे रहा है, जो कमा रहा है। क्या कोई देश केवल किसी को फ्रीबीज देके सरवाइव कर सकता है? तो ये क्वेश्चन का ये मतलब है, ये सबसे खतरनाक, इसको लिख लेना, सबसे डेंजरस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसका कोड नंबर है 2। एग्जाम्पल दे, जैसे प्रॉस एंड कॉन्स, इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। अब ये कई बार बहुत उल्टी सीधी चीजों में क्वेश्चन आए हुए यूपीएससी में, स्टूडेंट सोच ही नहीं पा रहा था यार इसका हमें नुकसान भी लिखना है, सरकार इतने फायदे गिना रही थी, इसका नुकसान लिखने के लिए बोल दिया। क्या हमें बताओ? चलो, पॉजिटिव या निगेटिव, कोई भी चीज के बारे में बात करें। फॉर एग्जाम्पल वोटिंग पैटर्न, चुनाव आ रहे हैं, वोटिंग पैटर्न पे बात कर सकते हो कि क्या चीज हमें करनी चाहिए, वोट्स किसको पड़ने चाहिए, ठीक है, क्या वोटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोग छुट्टियां मनाते हैं या वोटिंग नहीं करते हैं, इसके पैटर्न्स क्या हैं। एजुकेशन पैटर्न, जैसे मान लो हमने कहा कृषि में हम रोजगार की संख्या बढ़ाएंगे, कृषि में ही केवल रोजगार बढ़ाया जा सकता है, और कहां कहां में रोजगार बढ़ाने की आवश्यकता है, क्या क्या चीजें करने की आवश्यकता है, क्या केवल सरकारों द्वारा दिया गया रोजगार ही रोजगार की गारंटी में आता है। सो ये प्रॉस एंड कॉन्स दोनों आपको बताना है। ऐसी कंडीशन में आपको अपने आप को बहुत डीपली इन्वॉल्व करना पड़ता है, याद रहेगा। ये मोस्ट डेंजरस टाइप के क्वेश्चन है। इसमें अगर आप चाहे पॉजिटिव लिख रहे हो चाहे निगेटिव लिख रहे हो, अगर आप आर्ग्यूमेंट अपने सपोर्टिव नहीं कर पाएंगे तो आप बहुत डेंजर जोन में बैठे होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, तीसरा क्रोनोलॉजिकल, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके डेवलपमेंट या उसके घटित होने के क्रम के आधार पर, हाउ इट थिंग्स डेवलप और हैपेंड। जैसे ज्योग्राफी में एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी, सूर्य के बनने की घटना, तारे के बनने की घटना।
तो जो कोई तारा बनता है तो उसका एक क्रम होता है कि पहले ग्रेविटेशनल फोर्सेस मूव करती है, क्लाउड बनता है, फिर वहां पर जो है वो क्या होता है, नेबुला, फिर हीलियम जो है हाइड्रोजन हीलियम मिक्सअप होते हैं, संलयन की प्रक्रिया, फ्यूजन शुरू होता है, देन कोर ऑफ स्टार बनता है। सो ये क्या है, आपने उसके विकास का सही क्रम बता दिया। लेकिन फिर मैंने कहा सही क्रम, पता चला आपका नेबुला पहले बना, बादल में आपका बाद में बन रहा है, तो बिजली गिरेगी आपके ऊपर, याद रखना। तो सही क्रम का मतलब होता है उसको सही तरीके, उसके काल क्रम के हिसाब से। हिस्ट्री में ये क्वेश्चन बहुत डोमिनेंट होते हैं, आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन बहुत डोमिनेंट होते हैं। तो जितने भी, जैसे मान लो हमारे संविधान के विकास का क्रम, हमारे किसी लॉ के बनने का क्रम क्या हुआ था, तो वहां पर हमें आंसर देते समय सही कालक्रम, सही जो है इवेंट्स को हमें रखना पड़ता है, राइट। जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, या बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, ये सब शब्द इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। ड्यूरिंग दिस क्या हुआ, जैसे पूछा गया था कि ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सोसाइटी के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या हुआ, तो आप वहां पर क्या कहते हैं, ड्यूरिंग, उस समय आपको बताना पड़ता है पैरेलली क्या हुआ। या इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो ब्रिटेन में उस ड्यूरिंग में क्या हो रहा था, वहां पे वहां लॉ एंड ऑर्डर क्या चेंजेस हो रहे थे, वो आपको बताना पड़ेगा। सो उसका ब्रिटेन में, यूरोप में क्या हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आपको पैरेलली ये सारी घटनाओं के बारे में सही क्रम आपको देना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये होता है। चौथा, तुलनात्मक, कंपैरेटिव। ये वर्ड जनरली डायरेक्टली करके पूछ लेते हैं कि कंपैरेटिव स्टडी करनी है, आपको बताना है कि कंपैरेटिव क्या है। राइट, तो ए बी से ग्रेटर है, या बी ए से ग्रेटर है, या ये अच्छा है, या सरकार की ये पॉलिसी से आपसे कहा जाए कि हाइब्रिड व्हीकल्स आर बेस्ट और द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवीज। कंपैरेटिव स्टडी करें, हाइब्रिड व्हीकल्स आर द बेस्ट और द ईवीज आर द बेस्ट। मैंने कौन सा तुमसे किडनी मांग ली तुम्हारी, ऐसे चुप हो गए हो। क्या तुम्हें स्टेटमेंट क्या नितिन गडकरी जी से दिलवाए? हाँ, ईवी पे शिफ्ट हो जाएंगे, ईवी इज द बेस्ट, है ना। व्हाट अबाउट ई वेस्ट? बैटरी अपनी लाइफ को खत्म करने के बाद कहां जाती है? मेरी कार से निकल जाती है। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? नहीं है ना, दिक्कत है ना। सो कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। सो आपको सारे तरीकों को वहां सोचना पड़ेगा। सो ये तुलनात्मक अध्ययन के प्रश्न आते हैं, जैसे गांधी वर्सेस अंबेडकर का जो क्वेश्चन आया था कि हरिजन उत्थान में किसकी नीतियां ज्यादा अर्थपूर्ण प्रतीत होती हैं। अब आप किसी भी साइड नहीं जा सकते, आप गांधी का पक्ष लोगे तो अंबेडकर नाराज हो जाएंगे, अंबेडकर का पक्ष लोगे गांधी नाराज हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, आपको बैलेंस करना होता है। क्लियर? कंपैरेटिव स्टडी। अगला है सीक्वेंशियल, यानी क्रमबद्ध विवरण। ये सब प्रश्न हमें देख के पहचानने होते हैं। तो अगला कोड नंबर है 5। हम कोड में बात करेंगे क्वेश्चन पढ़ते ही। क्रमबद्ध विवरण में जैसे हमने इससे पहले रखा था कि इवेंट्स हमने मैनेज किए थे, लेकिन सीक्वेंशियल में क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी होता है। मतलब क्रम तो हो लेकिन एक्सप्लेनेशन हो, यानी क्रमबद्ध विवरण हमारा यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको अनुक्रमिक वर्णन भी कहा जाता है। तो इसमें वर्णन यानी एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड निकल कर सामने आता है। तो दोनों में क्या अंतर है, उसमें और इसमें? इसमें प्रोसेस को इन्वॉल्व करना पड़ता है, बहुत छोटा सा अंतर। मैंने बताया ना कि अगर आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आप आंसर ही गलत दे दोगे। तो इससे पहले के कोड और इसमें क्या अंतर है, इसमें आपको उसके बनने की प्रक्रिया आपको बतानी पड़ती है। खासतौर पर पॉलिटी में इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं
फॉर एग्जाम्पल लॉ मेकिंग एट द म्युनिसिपल, स्टेट एंड नेशनल लेवल। मान लो अभी कोई लॉ बना रहे हैं, यूसीसी बना रहे हैं हम, या वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो ये कहता है कि लॉ मेकिंग, कानून बनने की प्रक्रिया क्या है, राज्यसभा में गया, लोकसभा में गया, वोटिंग कितनी हुई, वोट ऑफ कंसेंट्स क्या थे हमारे। तो अगर कोई कानून बन रहा है फॉर एग्जाम्पल, या कोई ऐसी चीज बन रही है, कुछ ऐसी संविधान में संशोधन हो रहा है, तो हर स्तर पर वो कानून की प्रक्रिया क्या है। मान लो आपने कहा कि महिलाओं को पूर्ण आरक्षण दे दिया जाएगा न्यायपालिका में, या हमारा अगर हम बात करें पंचायतों में, तो उसका लिए क्या होगा, एक न्याय प्रक्रिया, एक जो है वो एक लॉ मेकिंग स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये एलेबोरेशन यानी सविस्तार बताने का तरीका होता है। सविस्तार, आपने देखा होगा क्वेश्चन में लिखा होता है ना, सविस्तार बताएं। तो विस्तार और सविस्तार के बीच में क्या, लोगों को लगता है सेम ही है। जब सविस्तार वर्ड आ जाता है, आपने देखा होगा एक वर्ड आता है कमेंट करें या एलेबोरेट करें, देखा होगा क्वेश्चन में मेंस के, तो उसका मतलब होता है सिर्फ हमें व्याख्या ही नहीं करनी है, क्रमबद्ध व्याख्या करते हुए उसके इवॉल्व होने का प्रोसेस बताना है। बहुत बारीक अंतर है इससे पहले और इसमें, आपको उसके इवॉल्व होने का प्रोसेस भी डेवलप करना है इसमें। तो एलैबोरेट वर्ड आ जाएगा या कमेंट वर्ड आ जाएगा, आपने देखा होगा उसमें, राइट। यहां तक किसी को कोई डाउट? सीक्वेंशियल मतलब होता है, जैसे मान लो लॉ बना रहे हो, तो लॉ लूडो खेल के नहीं बनता है। उसके पहले एक, जैसे मान लो वन नेशन वन इलेक्शन पे बात करें थोड़ी देर के लिए, तो एक चर्चा हुई कि ये कानून क्यों बनना चाहिए। तो आप जब आंसर लिखोगे वन नेशन वन इलेक्शन पे कि इसके क्या क्या प्रॉज एंड कॉन्स है, या क्या चीज है, ये डिफाइन करें, तो उसमें तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि पहले इसकी जरूरत हुई क्यों। तो आप बताओगे बार बार राज्यों में इलेक्शन होते हैं, स्कूल कॉलेज सब डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज्यादा पैसे का नुकसान होता है। फिर बताओगे सरकार ने इस पर चिंतन करना शुरू किया, फिर देखोगे इससे पहले भी कभी हुआ था, हाँ हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के समय में भी हुआ था, आगे भी कई बार डिस्कशन हो चुका है। तो फिर इसके बाद बताओगे फिर क्या हुआ, सरकार ने इस पर, इसका जो चिंतन करने के लिए, इस पर थॉट प्रोसेस के लिए एक कमेटी बनाई, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उसके हेड हैं, और फलाने फलाने उसके मेंबर्स हैं, और ये लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, एक सोच रहे हैं कि इस देश में ये लाया जा सकता। क्यों नहीं लाया जा सकता? क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, यहाँ का जलवायु अलग है, यहाँ की डेमोग्राफी अलग है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। फिर आप बताओगे कि ये कानून बनाने की प्रक्रिया क्या हुई, मान लो बन भी गया कानून, तो पहले कहां रखा गया, पहले राज्यसभा में रखा गया, पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर इस कानून को बनने के लिए क्या हमें कितने वोटों की जरूरत पड़ेगी, 2/3 बहुमत चाहिए, ये संविधान संशोधन होगा या एक सामान्य कानून होगा, आप इसका अंतर करोगे, कानून भी तो अलग अलग होते हैं। फिर लास्ट में किसके कंसेंट, राष्ट्रपति के कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी प्रक्रिया आप यहां पर लिखोगे। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज लिखते हो, तो वो क्या हो जाता है, क्रमबद्ध विवरण हो जाता है, यानी अनुक्रमिक वर्णन इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है। हाँ मुझे पता था, छोटा सा ही अंतर होता। आइए, सेकंड इवैल्यूएशन या थर्ड क्रॉनोलॉजिकल? इवैल्यूएटिव, मूल्यांकन करना नहीं, तुलना हमेशा दो लोगों के बीच में होती है। और अभी तो ये कीवर्ड्स है जो क्वेश्चन के बीच में फंसते हैं। क्वेश्चन कहां है अभी? एक क्वेश्चन में 6 डायमेंशंस होते हैं, 6 चीजें होती हैं, एक क्वेश्चन में 6 पार्ट होते हैं। अभी तुमने कहा, मैंने कहा ना 50% तुम्हारी पावर ले गया वो, तो तुम उसको हल्के में ले रहे हो, वो बाली है। अभी देखते तो जाओ कि एक क्वेश्चन के वर्ड पढ़ते पढ़ते तुम्हें कितने डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मूल्यांकन होता है हमेशा दो चीजों के बीच में ही तो होता है। कोई चीज एब्सोल्यूट है तो उसका मूल्यांकन कैसे करोगे? हाउ? ये एग्जामिनर तय करेगा, ये एग्जामिनर तय करेगा। तो वो क्वेश्चन मूल्यांकन का कम, वर्णन का ज्यादा होगा। अगर क्वेश्चन तुमसे कही रहा है कि इसकी हानियों के बारे में बताओ, इसके लाभ के बारे में बताओ, तो वो क्वेश्चन वर्णन का क्वेश्चन है। यहां तो तुम्हें डिसाइड करना होगा
जो भी बताओगे, अगर आप दोनों बताते हुए किसी एक साइड में जाना चाहते हो, आर्ग्यूमेंट्स रखो। आपको पहले स्टेटमेंट देते समय यह बताना चाहिएगा मेरा साइड क्या है, आपको आर्ग्यूमेंट रखने होंगे। आपने कहा कि संसार में सारी शक्तियां महिलाओं के हाथ में होनी चाहिए, पुरुष गए भाड़ में, तो आपसे कह रहा है कि आप इस पे आर्ग्यूमेंट अपने रख दो, जो भी आपके पास हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हैं, जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी दुनिया के अदर कल्चर्स पे आपने देखा होगा जहां महिलाओं के हाथ में शासन रहा, वही बहुत आगे गया, वो सारी लिख दो इसमें। अभी आगे चल रहे हैं ना, अभी बात खत्म तो नहीं हुई है, इतनी जल्दबाजी क्यों? क्रोनोलॉजिकल में इसमें और पांचवें में तुम्हें डिफरेंस हो सकता है। इसमें घटनाओं का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां घटनाओं का क्रम, इसमें आप फैक्ट के साथ खेल नहीं कर सकते, फैक्ट्स आपको इवॉल्व करने। मान लीजिए भारत का अभी मान लीजिए आज आया कि आर्थिक विकास 8% के ऊपर जा रही है, तो आपने एक क्वार्टर के बारे में बात किया, तो आपको इसको बताने के साथ साथ कुछ फैक्ट्स बताने होंगे। 2 साल पहले हमारी ये थी कोविड के बाद, जहां अमेरिका की, जापान की, ब्रिटेन की फलाना है -2 पॉइंट है, -0.2% है, वहीं भारत की 2022 में इतनी थी, 2023 में थी। आपने घटनाओं का क्रम बताया कि कोविड के तीसरे साल भारत ने सबसे तेज रिकवरी की, दूसरे साल बहुत तेज रिकवरी की। तो आप बताएंगे कि जहां अन्य अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति फलाना फलाना है, अच्छी बुरी नहीं होगी यहां पे, यहां अच्छा बुरा नहीं होगा, यहां आपको फैक्चुअल बात करनी होगी। चाहे वो महिला श्रम की बात हो रही कि 2022 में कृषि में महिलाओं की भूमिका, श्रम में भागीदारी, और 2023 में, 2024 में, तो आपको ये नहीं कहना कि 2022 में बहुत अच्छी थी, 2023 में थोड़ी कम अच्छी थी। लोग लिखते हैं बहुत अच्छी थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और उनको लगता है कि वो आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होगा। 2022 में क्या थी, आप इकोनॉमिक सर्वे, योजना, कुरुक्षेत्र, डाटा उठाइए और डाटा उठा के लिखिए कि 2022 में हमारे टोटल वर्क पार्टिसिपेशन में महिलाओं की जो है हिस्सेदारी इतनी थी, जो कि 2000 मान लो घट गई है। तो घटी क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि उच्च शिक्षा में महिलाओं ने सबसे ज्यादा एनरोलमेंट कर लिया है, तो आपको वो बताना पड़ेगा। अब आप लिखेंगे महिलाओं की यानी वुमेन्स पार्टिसिपेशन हायर एजुकेशन इंक्रीज, अच्छा कितनी? बस एक आंसर लिखने वाले और एक अच्छा आंसर लिखने वाले के बीच में अंतर यही आ जाएगा। तो तुम्हें अगर कॉपी चेक करनी हो, किसकी कॉपी में ज्यादा अच्छे नंबर दोगे? कि महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी घटी है, महिलाओं की श्रम शक्ति में 70% भागीदारी घटी है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग डॉक्यूमेंट। आपने रेफरेंस दे दिया, किसको तुम ज्यादा नंबर दोगे? जो फैक्ट्स पे बात करेगा। सो यहां पर हमें फैक्ट्स देने होते हैं और वहां पर हमें प्रोसेस देना होता है, हाउ इट इवॉल्व। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पॉलिटी में डोमिनेंट होते हैं, आईआर में डोमिनेंट होते हैं। ये क्वेश्चन हमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी में डोमिनेंट देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट वाइज भी इनका इंपॉर्टेंस होता है। इंडियन सोसाइटी में ये क्वेश्चन डोमिनेंट होते हैं। अब 6th है, अब देखो इसमें आ गया एक क्वेश्चन आएगा इलुसिडेट, लास्ट में डाल देते हैं, आजकल लिख के आता है इलुसिडेट, स्पष्ट करें, तर्क सहित वर्णन करें। ठीक है, या कई बार उसको कमेंट करें भी लिख देते हैं। कमेंट करें और एक्सप्लेन करें में अंतर होता है। एक्सप्लेन जो होता है वो क्वेश्चन की टोन पे डिपेंड होता है, एग्जामिनर पूछ किस टोन में रहा है, पॉजिटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव, किस सेंटेंस में पूछ रहा है। कमेंट मतलब एक तरह से आपकी भी इन्वॉल्वमेंट मानी जाती है। कमेंट करिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कमेंट करिए। ओन व्यू जब वर्ड यूज किया जाता है तो आप कोई भी एक साइड लेने के लिए फ्री होते हैं। ठीक है, आप ओन व्यू का मतलब ही आप किस साइड में हैं। आप फेमिनिस्ट हैं, आप जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी चाहते हैं, आप भारत में समाजवाद चाहते हैं, आप पूंजीवाद चाहते हैं, आप मिक्स इकोनॉमी चाहते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर चाहते हैं, आप चाहते हैं सबको सरकारी नौकरी मिल जाए, आप चाहते हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप हो, जो भी आप चाहते हैं आप बताएं उसको। लेकिन आर्गुमेंटेटिव सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तर्क मीन्स आर्गुमेंट्स,
आप कहते हैं कि सारे गवर्नमेंट जॉब को खत्म कर दिया जाना चाहिए। आप उसका रीजन दीजिए कि हमें अपना जो है इकोनॉमिक कल्चर चेंज करना होगा, हमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना होगा, हमें जॉब क्रिएटर बनना होगा। इंडिया हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल टू, अभी देखो जापान ने बोला ना भारत से अपने लोगों को भेजो यार, एक्सपोर्ट करो। मैंने बहुत साल पहले ही क्लास में पढ़ाया था कि आने वाले टाइम में चीन जितना सामान नहीं पैदा, लेकिन हम भारत के लोग भेज देंगे। क्लास में अगर याद होगा मैंने पढ़ाया ये कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स। तो तर्क सहित वर्णन, ये सब आपको दिखाई पड़ेगा, बहुत मामूली मामूली अंतर है। यहां कंफ्यूजन हो रही कि नहीं हो रही है? और वहां कितनी होगी जब बाहुबली बैठा होगा? अब जब क्वेश्चन करेंगे तब और समझ में आएगा। हाँ, मूल्यांकन में लास्ट में जब आप कंक्लूजन करते हैं, हर आंसर में कंक्लूजन नहीं देना होता है। आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा व्याख्या प्रसंग उपसंहार वाला जो हिसाब किताब। हर क्वेश्चन में उपसंहार का मतलब क्या होता है? संहार, संहार मतलब खत्म। तो आप निष्कर्ष दे बैठते हैं, मूल्यांकन में आप निष्कर्ष देंगे ही देंगे। तुलना में आप निष्कर्ष दे या ना दे कोई जरूरी नहीं होता है। यानी इसको बोलते हैं जब आपको निष्कर्ष देना होता है, जब आपको रिजल्ट देना होता है, जब आपको कंक्लूड करना होता है, दैट मींस दिस इज नोन एज क्लोज एंड क्वेश्चंस। यानी आप क्वेश्चन को क्लोज करेंगे ही करेंगे, आप क्वेश्चन को क्लोज करेंगे ही करेंगे। और जब आप ओपन एंड में जाते हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप कंक्लूड करें। डिपेंड्स ऑन यू। ये तो 6 अलग अलग पार्ट है, एक ही क्वेश्चन के आंसर में इसमें 3-3 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। अब बताओ, एक ही आंसर में 3-3 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। तुम्हें वर्णन भी करना होगा, तुम्हें मूल्यांकन भी करना होगा, और तुम्हें तुलना भी करनी होगी। आपको क्या लग रहा है थाली में परोस के देंगे यूपीएससी आपको? देखो, चर्चा उन्मुक्त की जाती है, फ्री चर्चा करो, उसमें इन्वॉल्व हुए बिना। जैसे किसी कोई छिछोरा लड़का हो, जैसे मान लो फॉर क्लास में, तो कमेंटबाजी, कमेंट वर्ड जा टिप्पणी, अब आजकल लोगों को नहीं समझ आ रहे, कमेंट किया, या किसी को आप लोगों ने कमेंट किया शादी वादी में गए होंगे, बुढ़ा गई लेकिन देखो अभी कैसे कपड़े पहने, आप कमेंट कर देते हो ना। अपने घर के चाची ताई बोलती बहुत है यार, हर जगह बीच में कूद पड़ती हैं। तो टिप्पणी आपका अपना व्यू होता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर क्लोथ्स, हर अटायर, हर स्पीच, हर वे ऑफ लिविंग। तो आपके हिसाब से आपको नहीं अच्छा लगा तो आपने कमेंट किया कि नहीं किया? मान लो कोई उम्र दराज महिला है और उन्होंने, भाई उन्होंने अपनी उम्र को स्वीकार करने से मना कर दिया, वो अपना बढ़िया सज धज के आई। या कई बार हमारे समाजों में होता है कोई विडो जब किसी शादी वादी में चले जाती है और किसी दिन वो किसी के कहने पे, मैंने अपने सामने ये केस देखा है, उन्होंने कुछ जो है वो गहने वहने डाल लिए, तो वो लोग बड़ी भद्दी टिप्पणी करने लगते हैं उसके खिलाफ, और बड़ी भद्दे तरीके से बात करते हैं कि अभी पति को मरे हुए 4 दिन भी नहीं हुआ और देखो ये, और बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। आपने भी आपने आसपास सुना होगा। चर्चा है कि क्या विडो को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए, ये चर्चा है। कोई कहेगा हाँ पहनने चाहिए, कोई कहेगा नहीं पहनने चाहिए। एक कंक्लूजन पे हम बाद में पहुंचेंगे, चर्चा से निकलता है कंक्लूजन। टिप्पणी क्या कहता है? बिना चर्चा के आपने कह दिया है, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा दी, ये क्या है? टिप्पणी है। यानी आप एक तरफा हो गए, ये अपने ही ओन व्यू का, अपने ही एक अपने व्यू का एक जो है एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं है। आपने कमेंट किया बिना यथास्थिति को जाने, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, यू जस्ट कमेंटेड। तो तुमसे कहा जा रहा है टिप्पणी करो। लेकिन जब तर्क की बात कर दी जाती है तो तर्क में आपसे आर्गुमेंट्स भी कंटेम्प्रोरी पूछे जाते हैं। आप हिस्टोरिकल जो है वो एविडेंसेस नहीं दे पाते, आप कंटेम्प्रोरी एविडेंसेस देते हैं। अभी एक आंसर में जो एग्जाम्पल भी होता है ना, वो भी कई तरह के होते हैं कि किस क्वेश्चन में एग्जाम्पल कितने तरह का देना है मुझे। अब समझ में आया एक एक लाइन में क्या है यहां पर? तो छठा कहता है तर्क सहित वर्णन करना, इलुसिडेट।
जैसे फॉर एग्जांपल, whether the increase in unemployment is cause of increase in crime. एक क्वेश्चन है मान लो तुम्हारे लिए, क्या बेरोजगारी का बढ़ना अपराध के बढ़ने का कारण है? चुप। मतलब हर जगह जहां बेरोजगार है वहां अपराधी हैं, और जिनके लिए अपराधी रोजगार है वो कौन है भाई? अरे कोई बात नहीं है, हो गया। अब बताओ, अब तुमने जैसे देखा लपक लिए, तो मतलब जहां जहां बेरोजगारी होगी वहां अपराध होगा ही होगा। वेदर, द वर्ड इज वेदर। प्रॉब्लम, फंस गया मामला। ये यहां शुरुआत में लगा दिया। वेदर का मतलब ये होता है तुम तय करो, मतलब बदल जाएगा। और अगर अब इसी को इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज द कॉज ऑफ इंक्रीज इन क्राइम, ये मतलब बदल जाएगा। मैंने कहा ना, शब्द खाली अपनी जगह से चेंज कर दो, क्वेश्चन ही आंसर बदल गया। वेदर मतलब कह रहा है यू डिसाइड, यू डिसाइड। और हर जगह ऐसा नहीं होता। बहुत से ऐसे देश है, भूटान ले लो, वहां तो सबसे कम क्रिमिनल रेट है। अब तुम्हारी बात तो गलत हो गई ना, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। और कई ऐसे देश हैं, जहां भारत को ही ले लो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट अमेरिका से कंपैरिजन करोगे तो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लेकिन वहां के कंपैरिजन में क्राइम हमारे यहां कम है। वहां पर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयड दोनों में क्राइम ज्यादा है। ड्रग्स का पेनिट्रेशन वहां ज्यादा है, यहां कम है, क्योंकि वहां का गरीब भी यहां के अमीर से ज्यादा अच्छा है, तो वो ड्रग्स परचेस कर रहा है। तो सवाल ये है कि आपको आर्ग्यूमेंट रखने पड़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमेशा क्राइम का कारण नहीं होता है। क्या ड्रग्स लेना क्राइम है कि नहीं है? गरीब आदमी ड्रग्स ले लेगा? ना ना, क्यों नहीं ले लेगा वो? भारत का सबसे अमीर राज्य, भारत का सबसे अमीर राज्य, इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, भारत में सबसे ज्यादा ड्रग्स कंजप्शन। अब समझ गए? तो बेरोजगारी अपराध का कारण है, ये श्योर शॉट तुमने जैसे छूटते यस सर जो बोला ना, यही रोकना है तुम्हें। डिपेंड करता है केस स्टडी, वो बैलेंस अप्रोच चाहता है, नहीं तो तुम पक्षपाती हो जाओगे, बिना किसी सिचुएशन को जाने ऊट पटांग बोलने वाले हो जाओगे, जैसा हम अपने समाज में करते हैं। आप जो भी बोलिए, मैं कह रहा हूं कि हाँ है, आप एग्जाम्पल दीजिए। इसीलिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू कलेक्ट थ्रू आउट ईयर कि इस चीज से संबंधित कौन सी न्यूज आई थी। अब भारत में बेरोजगारी में देखेंगे तो सरकारी, अगर देखा जाए युवाओं में इस तरह से, अगर सरकारी आंकड़े देखे जाए बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन भारत में एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो रहा है कि वो उनको क्या कर रहा है, जो सरकार के सरकारी नौकरी के आंकड़े हैं उनसे हटाकर उनको प्राइवेट सेक्टर में एब्जॉर्ब कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखिए इसको। तो आपको बैलेंस अप्रोच के साथ आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो आप टिप्पणी करने वाले बन जाओगे। याद रहेगा? इस तरह से अगर हम करेंगे तभी हम इसको कर पाएंगे। अभी तो आपने सिर्फ 6 टाइप्स देखे हैं। हाँ जी सर। सभी के पास ओटीपी ऐप है? सभी के पास ओटीपी ऐप, स्टडी ट्रैकर यूज करना शुरू कर दिया? क्यों? लाइव हो गया। ऐप डाउनलोड करो, उसमें 2 सिस्टम है। पहला सिस्टम है आपका डाउट क्लियरिंग पोर्टल, दूसरा स्टडी ट्रैकर। वो आप मेरे साथ शेयर करोगे?
ठीक है, तो उसमें डिजिटल आपका आ जाएगा। आप मुझसे पूछते जाइए कि सर इस हफ्ते का टारगेट पढ़ाई का क्या रखे, पर डे का क्या रखे, मैं आपको बता दूंगा, आप करें उसके साथ, ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज आ रही है तो हम उसको ठीक कर लेंगे, वो कोई समस्या नहीं है। अब आपको करना क्या है, उसमें पीवाईक्यू का सेक्शन एक पड़ा हुआ है। अब आपको आज जाना है, आपके पास जो भी 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम स्पेयर बच रहा है, क्वेश्चन पढ़ते जाना है, और आपको जो 6 मैंने कमेंट बताए उसको अपनी बुद्धि के हिसाब से उसी के अंदर लिख दो। दिस इज सीक्वेंस नंबर 1, सीक्वेंस नंबर 2, ट्रिक नंबर 3, कोड नंबर 4, लिखोगे? जितने क्वेश्चन है पीवाईक्यू के जो भी तुम्हें मिल रहे हैं उसमें जाके ये करो कि मेरे हिसाब से ये वर्णन का क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन का ट्राई करो। मैंने अभी क्या सिखाया, तो मेरे से एक नहीं बेटा, मैं तुम्हें 10 बार बता दूंगा, तुम्हें नहीं समझ में आने वाला। तुम्हें पहले अपना माइंड यहां से डिलीट मारना पड़ेगा कि मैं पढ़ने की क्लास में नहीं हूं, पैसिव स्टडी मेरा काम नहीं चलाएगी। यू हैव टू इन्वॉल्व। तो आंसर कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैंने बता दिया, राइटिंग कैसे करनी है ये तुम बताओगे। और इसके लिए क्वेश्चंस ओटीपी पे जाओगे और जाके कमेंट लिखोगे। मैं उसमें नाम तो आ ही जाता है सबका, मैं देखता जाऊंगा उसको कि आपके हिसाब से दिस इज द कोड नंबर 1 अकॉर्डिंग टू मी, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, लिखो। आंसर नहीं आता, बखानो जितना हो सके अपना क्वेश्चन, हो जाएगा। और मैं देखूंगा उसको। तो आपको ये करना है। और अगर कहीं पर भी कोई तुम्हें ये बता रहा है अरे तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें क्वेश्चन 10 करा दे रहे हैं, इसी में आईएएस बन जाओगे, तो पहली फुर्सत में वहां से निकल लो, ज्यादा देर वहां बैठना नहीं। नहीं तो पैसिव स्टडी तुम्हें घूम फिर के 30% लेके जाएगी। और अगर आज भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि क्यों मैंने उसको 50% वेटेज दिया, तब फिर इसके बाद कल की अवतार होने वाला है, ठीक है। पता है ना, विष्णु जी का 10वां अवतार। तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारेगा, तब जब तुम्हें समझ में आएगा। बाकी मेरे बस का भी इसके बाद नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो आज प्रैक्टिस करो। तो जो बता रहे उसको प्रैक्टिस करो बस आज, ठीक है। हालांकि मैंने प्रैक्टिस करने के लिए सामान दे रखा है नीचे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों तुम्हें एक दिन में इतना डराऊं। तो यहाँ मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो इकट्ठे कर दिए कि आप इनको पढ़ते जाओ और कमेंट करो। खैर आपके पास ये सारे क्वेश्चन आपको ओटीपी पे मिल जाएंगे, अपलोड कराता जा रहा हूँ रोज 15-20 क्वेश्चन डेली हो रहे हैं। आप जाओ, क्वेश्चन पढ़ो और उस पर कमेंट करो कि मेरे हिसाब से कोड नंबर 1 है, मेरे हिसाब से कोड नंबर 2 है, कोड नंबर 3 है। ये आप डेली का डेली कर लो, इतना कर सकते हो ना? ठीक। और यही वो विद्या है जिसमें आपके कॉग्निटिव स्किल्स पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक, चलो भाई, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? उसी पे ही करना है, उसी पे ही करना है। उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही थी, ओटीपी नहीं आ रहा था, वो हमने आज चेंज कर दिया उसको। और आंसर चेक हो या ना हो, तुम्हारा काम क्या है? लिखना। तुम लिखो ना भाई, यू राइट इट ऑन द डेली बेसिस। और किसी भी एक सब्जेक्ट का जब टाइम टेबल बनाओ तो 30-20-50 का बना लेना। अगर ये तीनों पोर्शन मेरे पूरे नहीं है, यानी 30% में जो क्लास में लेक्चर कराया गया मैंने रिवाइज कर लिया, अब अगर मैंने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं किया तो 20% नहीं पूरा होगा। फिर मेरे जब मैं इस पे आंसर राइटिंग नहीं की इस टॉपिक पे तो मेरा 50% पूरा नहीं होगा। जब एक बनाओ सेगमेंट, 30% डन, हिस्ट्री का 30%, हिस्ट्री का 20%, हिस्ट्री का 50%, ज्योग्राफी का 30, तब एक दिन में एक टॉपिक पूरा होगा। और ज्यादातर बच्चे, मैं कई सालों से इसका जवाब ढूंढ रहा था कि ये क्लास में इतने कम बच्चे सेलेक्ट क्यों होते हैं। ढूंढते ढूंढते बात करते करते जब टीचर सबको दिल खोल के पढ़ा रहा है, कंटेंट दिया जा रहा है सब कुछ, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम 30% को अपनी सक्सेस का बेस मान लेते हैं। लड़ना हमें देश का सबसे टफेस्ट कंपटीशन है। तो जब कोई भी एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट बनाओ कि भाई मान लो 3 घंटे मुझे पढ़ना है, तो उसको 30-20-50 के रेशियो में बांट लो। और जब वो एक दिन में वो पूरा हो तो समझ लेना मेरा एक टास्क पूरा हुआ, भले चाहे एक चैप्टर ही क्यों ना हो, कि एक चैप्टर में मुझे 3 स्ट्रक्चर क्रिएट करने हैं बस, तब मेरा एक चीज पूरा हुआ। पता चला टाइम टेबल 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ेंगे, 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ेंगे, 1 घंटा पॉलिटी पढ़ेंगे, 1 घंटा ये करेंगे। इस तरह के टाइम टेबल की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्या है डी? क्लास में बताया तो है, पढ़ा चुका हूं। डी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है उसका उल्टा। और बहुत पहले जब मैं शायद एस जयशंकर साहब की बात कर रहा था तभी मैंने पढ़ाया था कि दक्षिणपंथी ताकतें जैसे जैसे उभरती जाएंगी वो राष्ट्रवाद की तरफ जाएंगी।
और जब राष्ट्रवाद की तरफ आप जाओगे तो आप अपने उत्पाद, अपनी संस्कृति, अपनी चीजों को ज्यादा फोकस करोगे। अगर आप राइट विंग्स पावर के साथ, जैसा पूरी दुनिया में दिखाई पड़ रहा है, तो वहां पर क्या होगा, डीकोलोनियल प्रोसेस शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम 2000 से देखें तो 2000 से हमने क्या किया, वेस्टर्नाइजेशन आ गया हमारी एजुकेशन में, बातचीत करने में, सोशल मीडिया में। अब तुम्हें भारतीय संस्कृति, उससे क्या हुआ, भारतीय संस्कृति एक तरह से पतित हो गई। लोग इंग्लिश में ही बात करना पसंद करते हैं, हिंदी में कोई बात ही नहीं। तुम गए तो उस दिन नोएडा हाट, एक्सक्यूज मी, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ इज दिस, नोटिस किया, कान तुम्हारे खुले रहने चाहिए। ओ माय गॉड, व्हाट काइंड ऑफ वुड इज दिस, अरे पूछो ना कौन सी लकड़ी है। शर्म आ रही थी। एलीट नहीं है आप, एलीट नहीं है, तो एलीटनेस नहीं आ रही थी उनके अंदर। यानी इंग्लिश बोलना, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, एसेंट, ये एलीटनेस हो गई। तो फिर तुम्हारी संस्कृति कहां रहेगी इसमें, तुम्हारी भाषा, तुम्हारे लोग, तुम्हारा लोक कल्चर कहां जाएगा तुम्हारा, कहीं नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में एक लैंग्वेज, लैंग्वेज, कपड़ा, अटायर। अभी इसी क्लास में कल कोई धोती पहन के आ जाओ और निकल जाओ सड़क पे, रास्ते भर ऐसे लोग घूरेंगे। आप अपने अपने प्रदेश का पारंपरिक कपड़ा पहन के आ जाइए, सॉरी, पारंपरिक कपड़ा पहन के आ जाइए, देखिए अभी क्या होगा। 4 लोग घूरेंगे आपको अपने देश में। बताओ, अपने देश में हम अपनी संस्कृति नहीं बचा पा रहे हैं। अभी फटलिया जीन्स पहन लीजिए तो क्या बोला जाएगा, कहां से लिया, कहां से लिया, मेरे पास भी पैसे हो तो हम भी लेंगे। बताओ, फटे कपड़े पहनने के लिए पैसा जुटाना पड़ रहा है, देश उल्टा चला गया है कि नहीं है। रग्ड होता है एकदम चिथड़े की तरह, कलर उतरा होता है, वो ज्यादा फैशनेबल है भाई आज की डेट में। पहले लोग इससे पोछा बना लेते थे, अब वो महंगा हो गया है। बड़े बड़े ब्रांड्स की दुकान मिल रही है, जीन्स शर्ट वर्ट ऐसी लगती है जैसे नहीं कलर उतर जाता है कई बार, बड़ी महंगे होते हैं। तो आप क्या हैं, आप एक तरह से मानसिक गुलामी के शिकार हैं। फ्यूजन, one who is more powerful will always attack on the one who is weaker. Depends on who is the power source. And power, cultural power is made by the peoples. जैसे हम और आप मिलकर अपनी संस्कृति का सम्मान करना शुरू करें तो कल्चर के साथ हमारी पावर जुड़ जाएगी, हमारा पावर क्या हो जाएगी। आज है ना दुनिया में, आज हम नहीं शर्म कर रहे हैं किसी चीज पे, आज हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं ना हम कौन है, तो पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है। बिल गेट्स भी आके चाय पी रहे ना टपरी पे, कल लिट्टी चोखा भी खाएंगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे। ये भी बहुत अच्छी बात कही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर नापते नापते हमने पहली तारीख को हमारा हैप्पी न्यू ईयर हो गया। जिसको ना बोलो क्या बात है भाई साहब, कुछ दिक्कत हो गई क्या, हमारा नया साल आता है 21 मार्च को। हाँ बोलो। हम्म, एक घड़ी लगी है। पहले तो 10-15 साल तो कई छपरी लोग जाके वहां पहले फोटो खिंचाएंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, कोई और नया ग्राम आ जाएगा उसमें डालेंगे, बहुत लोगों को समझ में आएगा कि घड़ी का, कई लोग कहेंगे गलत छाप दिए क्या, हमारी वाली तो मैच नहीं कर रही है। अभी मैं तुम्ही से पूछ लूं, उज्जैन में क्यों बनाई, उज्जैन में क्यों बनाई, ले देखो अभी कंफर्म नहीं है बेचारी। ये हमारे देश में उज्जैन का कौन है, महाकाल, इधर आओ। उज्जैन में ही क्यों, महाकाल के सिवा वहां और कौन कौन है। जब खगोलीय गणित बात करोगे ना तो आपको देश में 5 बड़े नाम सिखाई पड़ेंगे, ढूंढो। खगोलीय गणनाओं में हमारे देश में 5 बड़े प्रमुख स्थल रहे हैं जो एस्ट्रोनॉमिकल मैथमेटिक्स के सुपर पावर थे पूरी दुनिया के। नक्षत्रों की गणना हमारी इतनी जबरदस्त थी जिसकी कोई हद नहीं, ढूंढो तो आपको ही बता रहा हूं कि पूरी दुनिया कल डीकोलोनाइजेशन, आप क्या है, आप ग्रेगोरियन कैलेंडर से हैप्पी न्यू ईयर मनाते हो, घड़ी पहनते हो, कल वो लोग जब हमारा कैलेंडर यूज करने लगेंगे, जब विक्रमादित्य कैलेंडर, तो हम क्या होगा, हम हावी हो जाएंगे।
सो इसी को उनके नजरिए से डीग्लोबलाइजेशन है, हमारे लिए ग्लोबलाइजेशन इवोल्यूशन। हम सेंटर में आ रहे हैं, हमारे अंदर हमारी कल्चरल जागृति आ रही है, क्योंकि हम बहुत सोए हुए हैं, कटे हुए लोग हैं। हम जानते सब कुछ, हमें पता, बस वही हमारे साथ दिक्कत हो गई है। घड़ी लगी है, फोटो अपलोड हो जाएगी, इंस्टाग्राम पे लाइक भी हो गया। यही क्यों है देखो, क्लास में भी नहीं पता। मुझे 5 स्थलों के नाम बताओ जो भारत में खगोलीय गणना के, उसमें उज्जैन भी था। अरे देखो ये वहीं का है, पहले इसको पटक के पीटो। आज जगह चेंज कर दी, काशी चला गया, काशी भी है, अब पकड़ो इसको। ठीक है, बनारस को ही काशी कहा जाता है। गजब गजब हालत है। चलो मिलते हैं। किस बात के, जाने के लिए? हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.